नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली का खुलासा। पाकिस्तान में मिली आतंकवाद की ट्रेनिंग। लश्कर सरगना हाफिज सईद था मास्टरमाइंड। नेट न्यूट्रलिटी को ट्राई का समर्थन। कहा, अलग अलग प्लान के लिए नहीं होंगी अलग अलग दरें। उल्लंघन करने पर रोजाना 50,000 रुपए का जुर्माना। अदालत के दखल के बाद खत्म हुई दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल। राजनाथ सिंह से दखल की मांग। 2 दिन बाद करेंगे अगली रणनीति का पर्दाफाश। उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण से दुनिया भर में हड़कंप। अमेरिका, चीन, जापान सहित कई देशों ने जताई नाराजगी। संयुक्त राष्ट्र की नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। और नहीं रहे मशहूर शायर निदा फाजली। 78 साल की आयु में मुंबई में निधन। देश भर में शोक की लहर। और अब पहली खबर। उत्तर कोरिया ने पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद आखिरकार रॉकेट का प्रक्षेपण कर ही दिया। रविवार की सुबह हुए इस परीक्षण ने अमेरिका, चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों को नाराज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जहां उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा की है, वहीं अमेरिका ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। भारत ने उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की सलाह दी है। पाबंदियों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के बाद अब लंबी दूरी के रॉकेट का परीक्षण करके दुनिया के तमाम देशों को सकते में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की और न्यूयॉर्क में हुई आपात बैठक के बाद कहा गया कि उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव जल्द ही पारित किया जाएगा। The members of the Security Council strongly condemn this launch. अमेरिका, जापान और चीन के साथ दुनिया के तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम को गलत करार दिया है। अमेरिका ने लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण को उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। Each of these illegal actions requires a robust response. Because of the DPRK's decisions and actions, we will ensure that the Security Council imposes serious consequences. DPRK's latest transgressions require our response to be even firmer. ここは当然中国もこれ賛同しているわけですから厳しい対応を迅速に行うことを期待したいと思います。 वहीं रॉकेट प्रक्षेपण के बाद उत्तर कोरिया में जश्न का माहौल है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्योंगयांग ने स्थानीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 9 बजे प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया ने पहले 8 से 25 फरवरी के बीच परीक्षण की बात कही थी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को समय से पहले ही छोड़ दिया गया। हालांकि प्योंगयांग के मुताबिक इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया को दे दी गई थी। इसके बाद से दक्षिण कोरिया की सेना अलर्ट पर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कुछ दिन पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की परवाह न करते हुए हाइड्रोजन बम के परीक्षण की अनुमति दी थी। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने 2003 में परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खास मेहमान संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। स्वागत है आपका संदीप जी। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये रॉकेट क्या कुछ कर सकता है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है जिसको लेकर इतनी चिंता हो रही है? रॉकेट को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि लगातार पिछले 10 साल से कम ये देखा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो भी लगातार अग्रसर होता जा रहा है। तो ये सारा कुछ जो है जिस रास्ते पे बढ़ रहा है ये खतरनाक रास्ते की तरफ जाता है और शायद ये लोगों को लग रहा है कि ये इससे खतरा हो सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने तो कहा है कि हमने जो है यूनाइटेड नेशन को खासकर इंटीमेट कर दिया था, उन्हें इत्तला दे दी थी और ये बताया था कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेकर चल रहा है ये हमारा रॉकेट। तो इसमें क्या हर्ज है? अगर कोई गैर कानूनी चीज़ है तो इतना बता के क्यों की जा रही है? ये सच में आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि 2013 में भी 2012 में जब उसने इसके पहले UNHA-3 नाम के एक इसी तरह के रॉकेट का टेस्ट किया था, उस समय यहाँ तक कि उसने CNN और BBC और दुनिया भर के और मीडिया
हाउसेज के लोगों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, कहा आप देखिए हम ये रॉकेट के थ्रू अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह के उसके वो पहले से भी और करता रहा है। इस बार भी उसने इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इत्तला करी, साउथ कोरिया को पहले बताया कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के समस्या ये कि 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। वो ये कहा था कि नॉर्थ कोरिया को अब किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हाँ। और जबकि दूसरे देशों का ये शक है कि इसके और बैलिस्टिक मिसाइल में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, शांतिपूर्ण जो इनके मकसद हैं, यानी अपने घरेलू विकास के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि नॉर्थ कोरिया बल्कि सही कह रहा है। वो इसलिए कि रही बात कि जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल है कि नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेशली जब अगर क्वांग सुंग जो 4 नंबर का जो ये इस बार टेस्ट किया है, इस रॉकेट की जहाँ तक बात है कि वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वो तय कर सकता है और वो ऊपर किसी भी पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। लेकिन इस वाले टेस्ट में इसको ICBM होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका होता है कि ये पुनः ये रॉकेट ऊपर जाते हुए फिर से वो वातावरण में प्रवेश करता है। और ये वातावरण में प्रवेश करने की टेक्नोलॉजी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर नहीं आपके पास है तो वो फिर से जब ये रॉकेट वातावरण में प्रवेश करेगा तो वो जल के नष्ट हो जाता है खुद ही। जी। तो वो टेक्नोलॉजी तो भी है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जा सकता। मेरे हिसाब से तो अभी भी वो ये इसको रॉकेट मानना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा बनिस्बत कि इसको आप मिसाइल माने। और हालांकि बात ही की जा रही है कि अभी साउथ कोरिया ने, यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने भी जो है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना लगाना शुरू कर दिया है कि अगर इस मिसाइल से हमें जो खतरा होगा उससे हम कैसे निपटेंगे। ये बताइए कि साउथ कोरिया को सीधे तौर पर क्या नुकसान है, क्या सीधे तौर पर ये रेंज में आता है अगर नॉर्थ कोरिया हमला करने की कोशिश करता है, और ये कैसे अपनी बात कैसे सिद्ध कर पाएगा साउथ कोरिया कि ये किस मकसद के लिए कर रहा है? मेरी समझ से साउथ कोरिया के लिए ये जो टेस्ट हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का परमाणु बम परीक्षण हो या हाइड्रोजन बम परीक्षण, व्हाटएवर जो वो कहता है, या ये मिसाइल परीक्षण भी या रॉकेट परीक्षण भी, क्योंकि ऑलरेडी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की दूरी, मतलब अगर आप DMZ देखें जो दोनों की विभाजन रेखा है साउथ नॉर्थ कोरिया, उससे कैपिटल सिटी सियोल की राजधानी, लाइक साउथ कोरिया की राजधानी, मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके लिए तो कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई इस तरह का ICBM और इस तरह के जो है बड़े रॉकेट की। और नॉर्थ कोरिया के रॉकेट सिस्टम को अगर देखें तो नोदोंग श्रेणी की जो उसकी मिसाइलें हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर मार कर सकती है। ताइपेदोंग 1 जो है वो 1500 किलोमीटर, 2000 से 3000 किलोमीटर का मुसुदान रॉकेट उसके पास होता है। ताइपेदोंग 2 भी है उसके पास। और ये जो है अगर ये क्वांग जो है अगर तीसरा, मतलब सबसे जो लेटेस्ट हो सकता है, बट तो कहने मतलब कि इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि साउथ कोरिया शायद इस बात से नाराज़ है कि वो जो जिस तरह के साउथ कोरिया, अमेरिका और इवन जापान ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक तरह का दबाव बना के, उसके ऊपर एक तरह का प्रतिबंध लगा के नॉर्थ कोरिया के झुकाने का प्रयास कर रहे थे, ये नीति जब असफल होती हुई जब दिख रही है तो मुझे लगता है कि इनके, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ओवर रिएक्शन है मुझे लगता लेकिन संयुक्त राष्ट्र ऐसा क्यों करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भी मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार अगर आपको याद हो 2006, 2009, 2013 3 समय नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और कुछ ही मतलब 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आ जाता था नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगाने का। इस बार लगभग 1 महीने से हो चुके हैं, तो यानी अमेरिका, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन आपके नज़र में नहीं आता। यानी अमेरिकी इशारा इस बार इतना काम नहीं कर रहा है। इस बार चीन, अभी देखिए तो कल जैसे आज का जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात हुई है रॉकेट टेस्ट पे, उसमें भी उसको कंडेम किया है। कोई प्रतिबंध लगाने या कोई इस तरह का रेजोल्यूशन पास करने, हालांकि दबाव बनाया जा रहा है। अभी मैं देख रही थी प्रवक्ताएं कह रही थी कि हम सारी कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जो अमेरिकी प्रवक्ता थी वो कह रही थी कि हम यूनाइटेड नेशन से कहेंगे कि आप जो है प्रतिबंध लगाइए। लेकिन अगर इसको राजनीति के हिसाब से हम देखें तो ये एक्सेस ऑफ ईविल जिसे कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उस ईविल का एक हिस्सा है 3 देशों में जिनका एक का नाम लिया था ईरान, उससे अच्छे संबंध हो गए हैं। अभी नॉर्थ कोरिया से क्यों ये टेम्परेचर्स अभी भी जो है तापमान ये बढ़ा हुआ है? हालांकि पूरी तरीके से अमेरिका इलेक्शन मोड में है, अभी ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़ने या हारने या जीतने की कोई कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा हो, तो फिर क्यों आपको लगता है कि इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नज़र आता है अमेरिका? मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। एक्चुअली अगर बराक ओबामा के पूरे काल में
उनकी नॉर्थ कोरिया पॉलिसी को कहा जाता है कि पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक पेशेंस, मतलब एक तरह के रणनीतिक धैर्य का वो परिचय दे रहे थे। और इन्होंने क्या किया था कि ये सारा डेलीगेट कर दिया था अपने दो प्रमुख जो उनके दोस्त देश हैं, जापान और साउथ कोरिया की, कि वो लोग निर्णय करें कि नॉर्थ कोरिया की स्थिति में हमको क्या उसके साथ करना होगा। और दुर्भाग्य की बात है, स्पेशली अगर मैं 2011-12 से देखूं, 2011-12-13 के बीच चारों देशों में, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो या नॉर्थ कोरिया हो, इन सारे देशों में पाक गेन हे, शी जिनपिंग, शिंजो आबे और किम जोंग उन, ये चारों एक कंजर्वेटिव और बड़े एग्रेसिव लीडर हैं। तो इनके बीच जो एक राजनीति हो रही है, इनके बीच जो एक तरह की जो खेल चल रहा है, इसमें कोई भी पहले आंख झपकाने को तैयार नहीं है। और इस तरह की स्थिति में डिप्लोमेसी को कोई रोल नहीं दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि चला कूटनीति को समय दिया जाता, एक दूसरे की सुरक्षा आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया जाता, और आउट ऑफ बॉक्स को क्योंकि ये जो प्रतिबंध क्या जो नीति है और जो उसके ऊपर कुल मिला के ये काम करती हुई नहीं दिख रही है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर नाम सही ले पा रही हूँ, किम जोंग उन जो 33 साल के राष्ट्राध्यक्ष हैं, फिलहाल उनको लेकर तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की मैं कहूँगी आशंकाएं पूरी दुनिया में जब से उन्होंने चार्ज लिया है लगाई जा रही हैं कि बड़े विम्जिकल हैं, वो अपने मन के हिसाब से काम करते हैं और कैसे इतना छोटा कोई व्यक्ति देश की कमान संभाल सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट सभी हो रहे हैं, इनको आप क्या एक रिफ्लेक्शन मानते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह की नीति उन साहब कर रहे हैं उनके उसके हिसाब से जोड़कर देखना चाहेंगे आप? कुछ हद तक हम ये देख भी सकते हैं कि किम जोंग उन एक नए लीडर हैं। हालांकि आपको इसका ठीक उलट ऐसा बताऊं, 2011 के अंत में जब ये नेता बने थे इनके पिताजी की मृत्यु के बाद, तब लोगों को ये उम्मीद थी कि ये स्विट्जरलैंड में पढ़े हैं और ये उदारवादी हो सकते हैं, देश में खुलापन ला सकते हैं और काफ़ी शांति वांति की बातें हो सकती है। लेकिन ठीक उलट इसका देखने को मिला। मुझे लगता है कि जो इनके नए नेता के आने के बाद इनको एक तरह का एक लेजिटिमेसी की बात है कि कैसे इनको जो पॉलिटिकल एलीट है, मिलिट्री एलीट है नॉर्थ कोरिया में, उनके बीच अपने को कैसे एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करें। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका गोल है। और दूसरा इनका ये गोल है कि किस तरह से वो चाइना के साथ वो बराबरी का रिलेशनशिप बना पाए। एक्चुअली किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया बहुत दिनों से इस तरह की नीति रखता है कि वो चीन को अपना सबसे दोस्ताना संबंध वाला देश मानता है, लेकिन इसके साथ वो चीन से ये भी अनुरोध करता है कि वो उसके आंतरिक मामलों में दखल न दे। और किम जोंग उन यही चाहते हैं कि हम इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रतिबंध अभी इंतजार कर रहे हैं फिलहाल नॉर्थ कोरिया का और राजनीति किस तरह से बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपियों में से एक डेविड हेडली ने सोमवार को स्वीकार किया कि हमला पूरी तरह से लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। हेडली के इस कबूलनामे ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर से उलझन में डाल दिया है। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई की एक अदालत में सोमवार को डेविड कोलमैन हेडली ने अपना बयान दिया। अमेरिका के शिकागो से स्काइप के जरिए दिए गए इस बयान में उसने स्वीकारा कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से उसे मुंबई का वीडियो बनाने को कहा गया था। उसी वीडियो के आधार पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई। उसने ये भी बताया कि 26/11 के पहले भी 2 बार हमले करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं एलईटी का काम किया हूँ
और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे। साल 2010 में मुंबई हमले के आरोप में पहली बार हेडली का नाम सामने आया था। अमेरिका की अदालत ने उसे 35 साल की सजा दी है। हेडली ने इस केस में सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया और उसकी गवाही उस घटना में शामिल एक और आतंकवादी अबू जिंदाल के खिलाफ मुकदमा के लिए ली गई। उसने कहा कि 2002 में उसे पहली बार पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंक फैलाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। पाकिस्तानी मूल के इस अमेरिकी नागरिक का नाम दाऊद गिलानी था। उसने भारत आने के लिए डेविड कोलमैन के नाम से अमेरिकी पासपोर्ट बनवाया। मैंने उसे पूछा कि अपना नाम चेंज करने की क्या वजह थी, तो उसने कहा कि मुझे इंडिया में रेकी के लिए आना था और इसलिए मैं मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैंने छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने मेरी नाम चेंज किया। हेडली ने अदालत के सामने अपने बयान में यह भी बताया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा इस मामले में मिलकर काम करते रहे हैं। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी उसके प्रशिक्षण के लिए आते थे। यहाँ तक कि लश्कर के लोगों ने ही आईएसआई के अधिकारियों से उसका परिचय कराया था। ये भी पूछा कि आईएसआई का किन लोगों से उसका वास्ता पड़ा, तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी और एलएटी के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया और ऐसी कुछ जानकारी हम उसके पास से कल लेने की कोशिश करेंगे। हेडली को मंगलवार को भी अदालत के सामने बयान देने के लिए स्काइप पर बुलाया जाएगा। हेडली के बयान से 26/11 के आतंकी हमले की पूरी साजिश के खुलासे में काफी मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी अदालत में मुंबई हमले के खिलाफ चल रहे केस में डेविड हेडली को गवाही के लिए बुलाने का प्रस्ताव रखता है या नहीं रखता है। अगर डेविड हेडली ने वहां भी गवाही दी तो यह पाकिस्तान के गंभीरता का परिचायक होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। टेलीकॉम रेगुलेटर प्राधिकरण ट्राई ने फेसबुक के फ्री इंटरनेट बेसिक अभियान को तगड़ा झटका दिया है। ट्राई ने देश में इंटरनेट डेटा के लिए अलग अलग चार्ज को नामंजूर करते हुए नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। ट्राई ने कहा है कि अलग अलग चार्जेस लेने पर कंपनियों पर रोजाना की दर से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नए नियम आज से ही प्रभाव में आ गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर अलग अलग डेटा इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग टैरिफ की पेशकश पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना फैसला दिया है। ट्राई ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग अलग कीमत नहीं देनी होगी। Today we have come out with a regulation which essentially mandates that no service provider shall charge differential pricing on the basis of application, platforms or websites or source. So it should be not based on source, destination, type of content or the application. ट्राई के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने बताया कि ट्राई के सर्कुलर में कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां अब उपभोक्ता से किसी भी तरह का करार नहीं कर सकती हैं और न ही अलग सुविधा के लिए कीमत की शर्त लगा सकती है। अलग अलग कीमत वसूलने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ट्राई ने कहा कि पहले से मुहैया कराए गए ऑफर एक्सपायरी तक जारी रहेंगे। हालांकि ट्राई ने विशेष परिस्थितियों में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कुछ छूट भी मुहैया कराई है। जानकारों ने इसे गलत बताया है। ट्राई भी नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्ट में है, लेकिन उसमें जो कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भविष्य में चोर दरवाजे न बन जाएं, जिससे कि बड़ी कंपनियां इन एग्जम्पशंस के माध्यम से रिड्यूस टैरिफ या कंसेशनल टैरिफ से नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर सकें। ट्राई का ये फैसला फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फ्री बेसिक्स स्कीम के लिए झटका है, जिसमें कहा गया था कि इस स्कीम के जरिए ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट की आज़ादी को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस चल रही थी। ट्राई ने आम जनता से इस बारे में राय मशविरा भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को जमीन आवंटित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने देश में आंदोलन करने की बात कही है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की आवंटित जमीन को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराई जानी चाहिए।
कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि बजट के सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। Who is benefiting by the flagrant violation of the Environment Protection Act and the Wildlife Act? And Mr. Prime Minister, if this is not corruption, then would you care to explain to the country as to what exactly is this? And therefore we would like to reiterate that this is a fit case for a court-monitored investigation. उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में आंदोलन करेगी। पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही भ्रष्टाचार को पूरे देश के अंदर लेकर जाएगी और आने वाली 12 तारीख को इस लैंड स्कैम के ऊपर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की यूनिट अपना विरोध दर्ज करेगी। 2010 में गिर सेंचुरी के पास वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट्स एंड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड यानी WWR को 250 एकड़ जमीन दी गई थी। बाद में WWR ने यह जमीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से जुड़ी कंपनियों को बेच दी। कांग्रेस के नए आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अनु दीवान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि हड़ताल 2 दिन के लिए खत्म की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी सैलरी 2 दिन के अंदर नहीं आती है तो वो फिर अपनी आगे की रणनीति बताएंगे। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सफाई कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। इससे पहले शिक्षक, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काम पर वापस लौट चुके हैं। एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के लिए उपराज्यपाल ने 300 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार ने 551 करोड़ रुपए लोन दिए हैं। दिसंबर महीने में खत्म हुई तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस अक्टूबर से दिसंबर के बीच के 3 महीनों में जीडीपी की दर 7.3% रही। सीएसओ के आंकड़ों के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.6% रहने की भविष्यवाणी की गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था चीन से तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 6.8% रही थी। हालांकि तुलना के मुताबिक देश की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.4% रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की तरफ से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में दर्ज बढ़त त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग के चलते दर्ज की गई। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में तेजी की अभी भी दरकार है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले मधेशियों ने आंदोलन वापस ले लिया है। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर करीब 5 महीने से चल रही नाकाबंदी और आम हड़ताल भी खत्म हो गई है। इससे 20 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहूलत होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की 19 फरवरी को भारत यात्रा के मद्देनज़र ये अहम फैसला हुआ है। इस बीच नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने दिल्ली में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग के बारे में चर्चा भी की। इसके अलावा भारत के अगले बजट में नेपाल को दिए जाने वाले अनुदान पर भी चर्चा हुई। पौडेल ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और आपसी रिश्तों और मधेशियों की मांगों पर चर्चा हुई। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का मुंबई में निधन हो गया। पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित निदा फाजली ने शायरी में अनेक प्रयोग किए। इसी वजह से उन्हें नई उर्दू का सबसे प्रभावशाली शायर माना जाता है। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। हर दिल अजीज शायर निदा फाजली दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 78 साल की निदा फाजली काफी दिनों से बीमार थे। सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य और फिल्म जगत में शोक की लहर है। ना सिर्फ हमने एक अजीम शायर खोया है, ना सिर्फ हमने एक अच्छा कवि खोया है, बल्कि हमने एक अजीम इंसान खोया है। ये लाश जो हुआ है सिर्फ उर्दू या हिंदी का नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश का लाश हो गया। ऐसे शायर सदियों में पैदा होते हैं। 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में जन्मे निदा फाजली को शायरी का अंदाज पिता से विरासत में मिला।
गजल, दोहे, नज्म और भजन जैसी विधाओं में भी निदा फाजली ने कई प्रयोग किए। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। अनेक फिल्मों में उन्होंने कई हिट गीत दिए। इनमें रजिया सुल्तान, सरफरोश, आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्में प्रमुख हैं। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी के जरिए उनकी कई गजलों को अमर बना दिया। बेखुदी क्या चीज है। निदा फाजली को साहित्य में उनके योगदान के लिए 1998 में साहित्य अकादमी और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निदा फाजली को हमारी भी श्रद्धांजलि। और आइए अब जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में विपक्षी पार्टी के नेताओं से मारपीट के मामले में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को सोमवार को जमानत मिल गई। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। चेन्नई में 300 से ज्यादा विकलांगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग पेंशन की रकम बढ़ाने और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन लोगों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देती रही है। बुंदेलखंड के लोगों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस धरने में इलाके को रेल से जोड़ने के अलावा बुंदेलखंड सिंचाई विकास निगम बनाने जैसी मांगें प्रमुख हैं। इसके साथ ही बीना नदी परियोजना शुरू करने की तारीख के जल्द ऐलान की मांग भी की गई। नदियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई। नदियों को जोड़ने के लिए बनी विशेष समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की। इस बैठक में जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस मौके पर पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग अब बड़ी तादाद में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। रूढ़िवादी समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए राजस्थान के जयपुर की जहांआरा राज्य की पहली महिला काजी बन गई हैं। मुंबई के दारुल उलूम निस्वा से 2 साल के प्रशिक्षण के बाद जहांआरा को काजी बनाया गया। देश भर में सोमवार को मौनी अमावस्या धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। ताइवान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 35 से ज्यादा हो गई है। वहीं सरकार के मुताबिक अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। शनिवार को आए जबरदस्त भूकंप से एक 17 मंजिली इमारत जमींदोज हो गई। इलाके में राहत और बचाव का काम तेजी पर है, लेकिन मलबे में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में करीब 3 लोग मारे गए, 12 लोग घायल हुए। सोमवार सुबह करीब 8 बजे सेना की बस को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में मारे गए सभी लोग सेना के जवान थे। और गोवा की राजधानी पणजी में इन दिनों कार्निवल की धूम है। इस कार्निवल में देश विदेश के कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिनों का ये कार्निवल 10 फरवरी तक चलेगा।